हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आपको जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमारा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में यानी इस वीडियो के माध्यम से आपको उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम बताने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग उसको सोचते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर बचा हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 2 का एक 4 नंबर था और एक 5 नंबर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 4 को सॉल्व करते फिर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको ये निकालना है कि सबसे पहले मीना जाती है कि बैंक, ठीक है, यानी कैशियर के पास, और कैशियर से पैसा मांगती है। और वो जो पैसा मांगती है वो बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपये के नोट चाहिए और 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, तो उसने उसमें ये बोला है कि 50 और 100 के चाहिए, लेकिन कितने कितने नोट उसको मिलेंगे अगर उसको टोटल कितना रुपये चाहिए, 2000 चाहिए। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट होंगे और 100 रुपये के कितने नोट होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे इसको समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि उसे जो 50 रुपये के नोट मिले वो मान लेते हैं कि एक्स नोट था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना मीना को मीना को 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या, ठीक है, 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या कितनी मिली है, नोटों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि 50 मीना को 50 रुपये के कुल नोट कितने मिली है, एक्स। ठीक है, संख्या प्राप्त हुई है बराबर एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे 100 रुपये है ना, 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल नोटों की संख्या बराबर मान लेते हैं वाई। ठीक है, यानी 50 रुपये के उसको एक्स नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, वाई। अब प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो प्रश्नानुसार क्या है, इसके उसको टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। ठीक है, तो यानी इसके पास एक्स और वाई मिला के टोटल मिला 25 नोट। कितना मिला, 25 नोट। इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। अब बोल रहा है कि 50 रुपये के एक नोट को एक्स माने हैं। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट मिले यानी कितना रुपया मिला उसको ये बताना है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपया का एक नोट होता तो कितना होता, 10 रुपया। अगर 10 रुपया का दो नोट होता तो कितना होता मेरे पास, 10 गुना 2 रुपया यानी 20 रुपया। 10 रुपये का अगर तीन नोट होता तो 10 गुने क्या होता, 3। अगर 10 रुपये के पास 10 रुपये का नोट मेरे पास एक्स नोट होता तो इसका मतलब मेरे पास 10 एक्स रुपया होता। तो इसका मतलब ये है कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के जो नोट मिले हैं वो एक्स और वाई मिले हैं, और टोटल मिला के कितना हो रहा है, 2000। तो यहाँ से हो जाएगा कि 50 रुपये के एक्स यानी उसके पास 50 एक्स रुपया हो गया, प्लस 100 वाई रुपया हो गया। ठीक है, यानी 100 रुपये के वाई नोट मिले तो कितना मिला, 100 वाई रुपया मिला, और इन दोनों को मिला के उसने टोटल 2000 मिला उसको। ठीक है, कितना मिला, 2000 मिला। अब यहाँ से एक और समीकरण बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 50 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 50 यानी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि एक जीरो कटेगा, फिर 5 चौका 20 और एक जीरो, तो यहाँ पे x प्लस कितना होगा, 2y बराबर 40। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि हमें x अगर हटाना है तो यहाँ पे सेम नंबर है और साइन भी क्या है, सेम है। और अगर नंबर सेम और साइन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसको बोल रहा है विलोपन विधि द्वारा ही बनाना है। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, किसी को भी किसी में घटा सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 40।
और जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, साइन चेंज होता है, ये कट जाएगा तो y माइनस 2y, ये प्लस वाई नहीं है माइनस 2y, तो क्या बचेगा माइनस वाई। और 25 माइनस 40 यानी माइनस 15 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, y बराबर क्या आ गया 15। अब y का मान समीकरण x में रख देंगे, यानी समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है। x की जगह तो कुछ नहीं रखना, यही निकालना है। y बराबर कितना है 15, तो 15 बराबर क्या हो गया 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी इसके पास जो है वो x बराबर 10, यानी 50 रुपए के कुल नोटों की संख्या कितना मिला इसके पास 10 नोट मिला। और 100 रुपए के कुल कितने वो नोट मिले 15 नोट मिले। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपए के कुल नोटों की संख्या बराबर 10 है और 100 रुपए के कुल नोटों की संख्या बराबर y है। ठीक है, तो ये बात आपको वहां पे लिख लेना है, बस इसको इतना ही सॉल्व करना था। अब हम लोग इसका देखते हैं एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब बोल रहा है कि एक कोई पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है जिसमें बुक क्या करता है किराए पे देता है, तो जो 3 दिन का किराया है उसका फिक्स्ड भाड़ा है। ठीक है, नियत किराया का मतलब हो गया कि फिक्स लगेगा इतना, 3 दिन अगर आप लेके गए तो जो भाड़ा है वो 3 दिन के लिए आपको देना पड़ेगा। और 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ वही बोल रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए और सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो नियत किराया है, ठीक है, नियत किराया को क्या मान लेते हैं, माना नियत, ठीक है, माना नियत किराया बराबर x रुपया है। ठीक है, नियत किराया बराबर कितना है x रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, है ना, यहाँ बोल रहा है ना, प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। ठीक है, एक सेकेंड, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, किराया बराबर y रुपया। यानी जैसे मान लीजिए कि ये 7 दिन हो गया, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और ये 7 दिन। इसने टोटल जो पे किया वो कितना किया 27 रुपया, कितना किया 27 रुपया। 27 रुपये में ये जो 3 दिन है इसका फिक्स्ड भाड़ा लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x रुपया लगा। यहाँ से जैसे हम लोग चौथा दिन में आए तो इसको 1 y लगेगा, 5वां दिन में आए तो फिर y रुपया लगेगा, छठा दिन में आए तो फिर y रुपया लगेगा, और 7वां दिन में आए तो फिर y रुपया लगेगा। तो इसका मतलब 3 दिन इधर हो गया तो 3 दिन का हमें x रुपया देना है। और चौथा दिन जैसे आएगा तो 1 y, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना टोटल हमें लिया गया है 7 दिन। ठीक है, तो 7 दिन के लिए 1 2 3 4 दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4y और रुपया देगा, और ये टोटल मिला के इसको कितना दिन देना पड़ा है 27 रुपया देना पड़ा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तकालय के लिए 27 रुपये दिए, तो टोटल 7 दिन के लिए 27, जिसमें से 3 दिन का इसको x रुपया देना ही देना है। बाकी जैसे चौथा दिन होगा 1 y देना पड़ेगा, 5वां दिन होगा तो y प्लस वाई 2y, छठा दिन होगा तो y प्लस वाई 3y, और जैसे 7वां दिन होगा इसको 4y रुपया देना पड़ेगा। और ये दोनों मिला के इसको कितना मिला है 27 रुपया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर 27 होता है। ठीक है, x प्लस 4y बराबर कितना होता है 27 होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 दिन के लिए, अब अगला जो है सो 5 दिन के लिए, 1 2
3 4 5। तो इसका मतलब ये है 5 दिन में ये 3 दिन जो वो फिक्स्ड भाड़ा लगेगा, तो इस फिक्स्ड भाड़ा को क्या मान लें, x रुपया। और जैसे चौथा दिन जाएगा इसको एक y रुपया देना पड़ेगा, पांचवा दिन जाएगा तो एक और y रुपया। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, +2y रुपया देना पड़ेगा। और ये टोटल मिला के इसने कितना रुपया दिया, 21 रुपया। तो यहाँ से हो जाएगा x + 2y बराबर 21। तो एक समीकरण हमारा यहाँ से बन गया। दूसरा समीकरण वहां से क्या बन गया, x + 2y बराबर 21 रुपया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे विलोपन विधि द्वारा। अगर हमें हल करना है तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सेम नंबर है और क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 1 में किसी में भी घटा सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो जब इसको घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 4y बराबर 27, और दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 21। अब इसको जब घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y। और 27 - 21 कितना बचेगा, 6। तो y बराबर क्या हो गया, 6/2। इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, y बराबर 3। ठीक है, तो y का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। तो यहाँ से यहाँ पे जो नियत किराया है वही x है, तो हम लोग y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + 4y, x + 4y बराबर 27। तो x + 4 गुणे y की जगह क्या रखना है, 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 27। तो x + 4 तिया 12 बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 - 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो यानी इसको जो नियत किराया देना पड़ा, ठीक है, 3 दिन का, पहले 3 दिन का भाड़ा कितना देना पड़ा, 15 रुपये। और बाद में जैसे चौथा दिन हो गया तो 3 रुपया और बढ़ेगा, पांचवा दिन बढ़ेगा तो 6 रुपया बढ़ेगा, छठा दिन हो जाएगा तो 9 रुपया बढ़ेगा, सातवां दिन होगा तो कितना बढ़ेगा, 12 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, नियत किराया, और ये हो गया अतिरिक्त किराया। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर, नियत किराया कितना देना पड़ रहा है, 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त दिन का किराया, किराया बराबर 3 रुपये। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बेसिक्स को बताएंगे, है ना। तो उसमें बेसिक में क्या होता है कि उसके मूल क्या होते हैं, ठीक है, मूल हम लोग कैसे निकालते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मूल जब 0 हो जाता है, ठीक है, उसमें विविक्तर होता है, ठीक है, मूल के प्रकृति जिसको बोलते हैं, तो मूल के प्रकृति क्या होंगे वो हमें विविक्तर से पता चलेगा। उससे पहले हम लोग जानेंगे विविक्तर क्या होता है। उसके बाद मूल निकालने की 3 विधि होती है, वो 3 विधि कौन कौन होती है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।